हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस स्टॉक मार्केट की। तो कल जो यूएस डाउ जोन्स है वो बहुत ही करेक्ट हुआ है। कुछ 890 पॉइंट्स करेक्ट हो गया। 41,900 समथिंग का क्लोजिंग है कल का। नास्डेक भी 700 पॉइंट से ज़्यादा करेक्ट हुआ है कल, और S&P 500 भी उनका करेक्ट हुआ है। अच्छा, ये सडनली क्यों यूएस मार्केट करेक्ट हुआ इतना? टेक्निकली तो करेक्ट होना ही था क्योंकि डबल टॉप बनाया था, तो डेफिनेटली करेक्शन आना ही था। तो वो इफ़ेक्ट आ रही है, ये टेक्निकल साइड है, और ज़्यादातर टेक्निकल ही देखना चाहिए मार्केट को। तो टेक्निकली वहाँ पर डबल टॉप बना था, तो डबल टॉप बनने की वजह से मार्केट में करेक्शन आया। दूसरी बात करें तो मार्केट को बेसिकली है ना, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। मार्केट में रिस्क है और रिस्क को मैनेज भी किया जा सकता है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या यूएस मार्केट हो और किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट हो। तो आप वहाँ पर काम कर रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो और रिस्क को आप मैनेज भी कर सकते हो। लेकिन मार्केट में की प्रॉब्लम होता है, मार्केट को कोई भी चीज़ की अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती, और जब मार्केट को आगे का फ्यूचर अनसर्टेन लगता है ना, तब मार्केट डेफिनेटली करेक्ट होता है। आप पास्ट में भी देख लीजिएगा। तो अनसर्टेनिटी मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। अब यूएस में क्या हो रहा है? अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब वो भाई साहब ये समझते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, होंगे भी, आई डोंट नो। लेकिन क्या हो रहा है कि वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बोलते हैं, हर रोज़ उसके अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि मार्केट को ये पसंद नहीं आ रहा है, यूएस मार्केट को स्पेशली ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी उसको पसंद नहीं आ रही है, तो इसलिए ये गिर रहा है। अब डाउ जोन्स में क्या है कि यहाँ से और थोड़ी सी जगह बाकी है नीचे। अगर वो जाएगा और नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है? तो 40,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है डाउ जोन्स में, 40,000 पे। तो अगर और गिरेगा डाउ जोन्स यहाँ से तो 2,000 पॉइंट की और जगह बाकी है, मतलब वहाँ तक जा सकता है। हो सकता है यहाँ से भी रिवर्सल आ जाए। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता है और गिरता है डाउ जोन्स तो 40,000 तक जाएगा, ये कंफर्म है। वैसे नास्डेक में भी जगह बन रही है नीचे की तरफ, तो आई थिंक 16,600 16,700 तक जगह है, वहाँ पे अच्छा सपोर्ट है। तो टेक्निकली नास्डेक को भी अभी और करेक्ट होना है तो वो भी वहाँ तक जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बात चल रही है कि मंदी आएगी यूएस मार्केट में, रिसेशन आ सकता है यूएस में। ऐसी क्यों बातें चल रही है? व्हाट इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट? बेसिकली ये ट्रम्प साहब जो है, उनकी जो नीतियां हैं ना, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। वो टेरिफ लगा रहे हैं, ट्रेड वॉर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब टेरिफ इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। बेसिकली टेरिफ क्या है? आप बाहर से यूएस में जो प्रोडक्ट्स आएगी उस कंपनियों पे वो टेरिफ लगाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा कौन देगा? यूएस में जो प्रोडक्ट्स खरीदेगा वही तो वो पैसा देगा, क्योंकि यूएस में वो प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। तो यूएस का जो बायर है वही पैसे चुकाएगा।
तो ये ट्रम्प साहब को सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही है कि भैया मेरे देश में वो चीज़ महंगी होने वाली है और वो पैसा मेरे ही लोगों को पे करना पड़ेगा, मतलब मेरे ही लोगों के ऊपर बर्डन आने वाला है ये टैरिफ से। वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये चीज़ लोगों को भी तकलीफ देगी, लोग अपना कंजम्पशन कम करेंगे, लोग अननेसेसरी खर्चा है उसके ऊपर रोक लगाएंगे, जो चीज़ मतलब वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उसको कम कर देंगे। तो वहाँ पर होगा क्या कि कंजम्पशन कम होगा, और कंजम्पशन कम होगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम होगा, कंपनियों का टर्नओवर भी कम होगा, ठीक है। और वो सोच रहे हैं कि हमारी कंपनी, हमारे यहाँ की लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिले। अरे भाई तुम बनाते क्या हो? सब तो ज़्यादातर 70% 75% प्रोडक्ट तो आप बाहर से मंगाते हो। मैक्सिको, चाइना, कनाडा, इंडिया, ये सारे देश है, वहीं से आपके प्रोडक्ट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सिंपल एग्ज़ाम्पल ले लो कॉफ़ी का। सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है कॉफ़ी यूएस में। यूएस बनाता है कॉफ़ी, बाहर से आती है। अब कॉफ़ी के बगैर यूएस वालों को पूछो तुम रह पाओगे? नहीं ना, खर्चा बढ़ेगा ना, कॉफ़ी तो चाहिए, प्राइस बढ़ेगी कॉफ़ी की, खर्चे बढ़ेंगे। ये तो सिंपल एग्जांपल लिया कॉफ़ी का। मतलब कहने का अर्थ है कि भाई हमारे जो ट्रम्प साहब है वो समझ से बाहर है, मतलब मार्केट भी नहीं समझ पा रहा है उसको, सोचिए। इसलिए मार्केट को क्या है, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए मार्केट करेक्ट हुआ है। भाई जब क्लैरिटी आएगी तो हम यहाँ से बढ़ेंगे, तब तक नीचे रहो, ऐसा है। तो इसलिए वहाँ पे करेक्शन आ रहा है। बात अब करते हैं इंडियन मार्केट की। तो देखो ये टैरिफ में जो भी इधर उधर करे ट्रम्प, टेक्निकली आप थोड़ा सा डीप में जाके टैरिफ को समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा भारत को इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है ये टैरिफ से। वो चाहे जितना भी ऊपर नीचे कर ले ट्रम्प, भारत को कोई ऐसा नहीं है कि इफ़ेक्ट नहीं होगी, होगी, ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं होगी कि जिससे हम पैनिक हो जाए, ठीक है। थोड़ी सी इफ़ेक्ट होगी इंडियन कंपनीज़ को, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इंडियन कंपनीज़ को, ठीक है। कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि देखो यूएस की पॉपुलेशन है अराउंड 35 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़, और सिर्फ यूएस ही मार्केट नहीं है पूरी दुनिया में, यूएस ही पूरी दुनिया नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है ना। तो कंपनियां भी बहुत स्मार्ट है, वो भी अपने कस्टमर्स ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही लेती है, क्योंकि उनको भी बिजनेस करना है, ठीक है। यूएस नहीं तो कोई और सही, और नहीं कोई और सही, ठीक है, उसको तो अपना माल बेचना है, वो तो अपना रास्ता निकाल ही लेंगे। इतनी बड़ी कंपनियां लेके बैठे हैं, वो क्या मूर्ख है? दे आर अ बिजनेसमैन, दे आर अ स्मार्ट गाइस, वो तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और दूसरी बात कि हम जो चीज़ें यूएस से मंगाते हैं और हम जिन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, उसमें 70-80% प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, अलग है। तो ये जो टैरिफ में क्या है, टिट फॉर टैट की बात है ना, कि
आप हमारे ऑटोमोबाइल पे 100% लगाओगे तो हम आपके ऑटोमोबाइल पे 100% लगाओगे। अरे हार्ली डेविडसन की बाइक यहाँ आती है, यूएस की गाड़ियाँ यहाँ आती है, यहाँ से कौन सी गाड़ी एक्सपोर्ट होती है बताओ? यहाँ से कौन सी बाइक एक्सपोर्ट होती है यूएस में बताओ? वो बोलेगा कि टीट फॉर टेट, मतलब तुमने हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे 100% टैरिफ लगाओगे, हम भी तुम्हारे ऑटोमोबाइल पे, तुम्हारी बाइक इधर आएगी तो 100% टैरिफ लगाएंगे। अरे भाई हम कौन सी बाइक बेचते हैं यूएस में यार? हमारी कौन सी और कितनी गाड़ियाँ बिकती है यूएस में? समझ रहे हो बात को? तो अब कॉफ़ी वो एक्सपोर्ट करते हैं, अब कॉफ़ी वो कॉफ़ी यूएस इंपोर्ट करता है बाहर से, हाँ, कॉफ़ी वो एक्सपोर्ट तो करता नहीं है। तो टिट फॉर टेट मतलब जिस तरह रेसिप्रोकल टैक्स मतलब लगाओगे, कैसे लगेगा आप समझाओ। तो बात समझने की है भाई, जिस प्रोडक्ट की डिमांड हमारे वहाँ है यूएस की, और हम जिस प्रोडक्ट को वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, 70% से ज़्यादा अलग प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये इससे कोई इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इंडिया में ही इतना बड़ा मार्केट है ना भाई कंजम्पशन का। और हाँ, मेटल में एक चीज़ हो सकती है, मेटल पे अगर वो टैरिफ लगाएगा तो वो मेटल वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा चिंता का विषय है, मतलब जो अपनी मेटल्स की कंपनियां हैं उसको थोड़ा हार्म हो सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बाकी कहीं पे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और एक बताने वाला हूँ आप लोगों को, मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। अभी यूरोपियन यूनियन की टीम इंडिया आई थी, मोदी साहब से मिली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली थी। यहाँ पे वो 2 दिन रुके थे, काफ़ी सारी डिस्कशन हुई है ईयू की और यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर बात आगे चल रही है। अभी एक नया डेवलपमेंट यूएस में और यूरोपियन यूनियन में हुआ है, और वो डेवलपमेंट ये है कि लंदन में ईयू की एक बैठक हुई थी। वहाँ पे उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ ने सारों ने मिलके तय किया है ईयू ने कि वो साझा तौर पे एक बजट बनाएंगे डिफेंस के लिए, और वो अमेरिका पे निर्भर नहीं रहना चाहते। तो ये जो डिफेंस का बजट है आने वाले 4 साल के लिए, वो है $800 बिलियन। कितना? $800 बिलियन का डिफेंस बजट वो बना रहे हैं यूरोप का। तो भैया हम इसमें भारत को क्या फ़ायदा, आप ये सोचते हो? मैं वही बताने जा रहा हूँ कि भारत को क्या फ़ायदा। अब इसमें ये लोग क्या खरीदेंगे? इसमें गोला बारूद मतलब आर्टिलरी है, गोलियां हैं, ठीक है, बुलेट्स हैं, मतलब गोला बारूद जिसको बोलते हैं, बुलेट्स हैं, ड्रोन है, मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह की तोप हैं, टैंक्स हैं, या उसके जो भी उसमें जो बॉम्ब्स यूज़ होते हैं, ठीक है, गोले यूज़ होते हैं, शेल्स जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो खरीदेंगे। अभी तक वो सबसे ज़्यादा खरीदारी कहाँ से करते थे? यूएस से। ठीक है, अब देखो जो गोला बारूद है, एयर डिफेंस सिस्टम है, टैंक्स है, तोपें हैं, आर्टिलरी है,
ये ड्रोन है, ये सब सारी चीज़ों में मतलब डिफेंस आइटम्स जितनी भी है उसमें एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो वो है यूएस। उसके बाद चाइना, सब कॉन्टिनेंट मतलब अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज़ और छोटे छोटे देशों को वो भी सप्लाई करता है, पाकिस्तान को, ये सब ठीक है। फिर रशिया है और इंडिया भी है, ठीक है। तो अभी यूरोप कहाँ से खरीदेगा? आप ज़रा सोचिए। यूरोप अमेरिका से खरीदेगा, लेकिन 100% वो अमेरिका से खरीदेगा? जी नहीं। अमेरिका कई सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं बनाता है, ठीक है। आर्टिलरी सेल है, बुलेट्स हैं, आप ड्रोन्स हैं, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम तो है ही उनके पास, वो बनाते हैं। तो वो बड़ी बड़ी एयर डिफेंस की चीज़ें बनाता है, लेकिन जो स्मॉल चीज़ें होती है जो रेगुलर ज़्यादा यूज़ होती है वो नहीं बनाता है, या उसका एक्सपोर्ट बहुत कम है यूएस का। भारत बरसों से यूरोपियन कंट्रीज़ को आर्टिलरी सप्लाई करता है। बुलेट्स हैं, आर्टिलरी सेल्स है, गोला बारूद जिसको बोलते हैं, वो सब सप्लाई बरसों से ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। तो $800 बिलियन का जो बजट है ना, उसका कुछ हिस्सा तो डेफिनेटली वो भारत की डिफेंस कंपनियां हैं ना, उसको मिलने वाला है, उसका फ़ायदा। अब कितना मिलेगा मुझे नहीं मालूम, 100 बिलियन, 200 बिलियन, 300 बिलियन, कितना भारत इसमें से खींच सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। क्योंकि यूरोप के पास दो ही ऑप्शन है ये डिफेंस के आइटम्स खरीदने के लिए, एक है यूएस है, दूसरा है इंडिया। वो रशिया से तो खरीदने जाएंगे नहीं, ना ही वो चाइना पे रिलाई करेंगे और चाइना की प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि सब जानते हैं, चाइना भी जानता है, दुनिया भी जानती है कि चाइना के प्रोडक्ट कैसे होते हैं, ठीक है। और यूरोप सबसे ज़्यादा बिलीव करता है क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो डेफिनेटली वो चाइना के पास तो जाएगा नहीं, ना ही वो रशिया से खरीदेगा। तो बाकी कौन बचा? दो ही कंट्री बचे, यूएस है और इंडिया। और इनको क्या इमीडिएट बेस पे चाहिए, ज़्यादातर चीज़ें इनको क्या चाहिए, इमीडिएट बेस पे चाहिए, क्योंकि उनको यूक्रेन को भी सपोर्ट करना है। तो $800 बिलियन का जो बजट है डिफेंस के लिए, वो 4 साल का है। 4 साल में वो इतना प्लान कर रहे हैं। अभी हो सकता है आने वाले दिनों में ये बजट बढ़ भी जाए, ठीक है। लेकिन इमीडिएट इनको कुछ चीज़ें चाहिए, और इमीडिएट जो चीज़ें चाहिए वो 1-2 महीने में, 3 महीने में ही उनका वो शुरू हो जाएगा खरीदना। शायद हो भी गया हो, अपने को क्या मालूम। तो भारत की जो डिफेंस कंपनियां हैं ना, उसका फ्यूचर तो ब्राइट है भाई, आप समझ लो, बराबर। तो मैं तो कहता हूँ आप फोकस करो डिफेंस पे। डिफेंस की जो लिस्टेड कंपनियां हैं ना, उसको रडार में रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। भारत इलेक्ट्रिकल है, भारत डायनामिक्स है जो शायद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो बनाती है। फिर भारत फोर्ज है जो ATGS करके एक नई तोप बनाई है उन्होंने, जो बोफर से भी बहुत बढ़िया तोप है, और जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सबसे दूर गोला फेंकने का रिकॉर्ड है उसका, वो भारत फोर्ज ने बनाई है ATGS। वो भी शायद आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया है उन्होंने। गोला बारूद के लिए अदानी ने यूपी में अभी बहुत बड़ा प्लांट डाला हुआ है, और भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी बनते हैं सारे गोला बारूद। तो मतलब भारत की डिफेंस कंपनियां हैं। ड्रोन्स की बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं भारत की जो ड्रोन्स बनाती है, ठीक है। तो भारत की डिफेंस कंपनियों पे ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्टली अगर समझ में ना आए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ मैं डिफेंस कंपनी में, तो एक सिंपल और चीज़ बताता हूँ। एक फ़ंड है HDFC डिफेंस फंड,
जो एक यूनिक डिफेंस का फंड है, उसमें बहुत सारी कंपनियां उन्होंने कवर की है। तो और कुछ समझ में ना आए ना तो वहाँ पे ऐसे भी चालू कर देना। लेकिन एक चीज़ तय है, आने वाले समय में भारत की डिफेंस कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन करना है तो ये सेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगता है। आप खुद स्टडी करना, मैंने आपको हिंट दे दी। आप खुद स्टडी करना, खुद रिसर्च करना और उसके बाद डिसाइड करना कि आपको इस सेक्टर में निवेश करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, आप अपना डिसीज़न खुद लेना, किसी के भरोसे मत लेना, मेरे भरोसे भी नहीं। बराबर। तो ये मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए जहाँ पर इस तरह की अपडेट्स मैं आपको दे सकूँ। तो सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं, बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ। सो बेयर विथ मी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।